नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी नमक का दरोगा। तो आइए इस कहानी को पात्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस कहानी के बारे में अगर बात करें तो इस कहानी का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। अब लगभग इस कहानी को 100 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी इस कहानी का कथानक उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक युग भी उसी प्रकार स्वार्थपरता और धन लोलुपता के कारण मनुष्य को अपने आदर्शों से अलग कर रहा है, जैसा कि उस समय कर रहा था। लेकिन इस कथा के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आज भी समाज में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो अपने आदर्शों पर अडिग हैं। वो उसी प्रकार अपने आदर्शों का पालन कर रहे हैं, उसके लिए चाहे उन्हें कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। तो इस कहानी में अगर देखें तो आधुनिक जो सामाजिक सरोकार है, उनकी परख करती है ये कहानी। और सत्य कैसे अपने धर्म पर या अपने मार्ग पर अडिग रहता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं इन पात्रों के माध्यम से। देखिए, इस कहानी में जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? मुंशी वंशीधर है। जो दूसरा प्रमुख पात्र है वो है पंडित आलोपी दीन, और उसके बाद डिप्टी मैजिस्ट्रेट है। इसके साथ साथ और भी कुछ पात्र आए हैं, जैसे मुंशीधर के पिता इसमें आए हैं, या जो मुंशीधर के साथ काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके भी संवाद इस कहानी में है। लेकिन मुख्य पात्रों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो मुंशी वंशीधर है, ये नमक के दफ्तर में दरोगा के पद पर काम करता है। यानी ये कौन है? नमक का दरोगा है। दरोगा के पद पर ये काम करता है और नमक के दफ्तर में। थोड़े समय में ही इसकी कार्यकुशलता और इसके व्यवहार की चारों ओर चर्चा होने लगती है। जो उसके साथ काम करने वाले अफसर हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं, वो भी इससे बहुत प्रभावित होते हैं, और सभी अफसर भी इस पर पूरा विश्वास करने लगते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि सर्दी की ठंडी रात में नमक के दफ्तर के सभी सिपाही जब सो रहे थे या नशे नशे में मस्त थे, दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्हें नदी के पुल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जहां से उन्हें लगता है कि नदी के पुल से गाड़ियां गुजर रही हैं। वो वहां से उठकर आ जाते हैं। उनके हाथ में उनका तमंचा है, और घोड़े पर चढ़कर वो जब पुल पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार गुजर चुकी थी। लेकिन जैसे ही दरोगा वहां पहुंचता है तो वो गाड़ियों को रोकते हैं और जांच पड़ताल शुरू करते हैं। गाड़ियों में क्या भरा था? नमक के बोरे लदे थे। थोड़ी देर वहां पर बिल्कुल शांति रहती है, लेकिन जब मुंशी बंशीधर पूछता है उसके बारे में तो पता चलता है कि ये नमक किसका है। ये पंडित आलोपी दीन का नमक है। आलोपी दीन जो कि अवैध कार्य करता है नमक के व्यापार का। इसके साथ साथ जो पंडित आलोपी दीन है, इसकी पहुंच अंग्रेज अधिकारियों तक भी है। अंग्रेज अधिकारियों का आलोपी दीन के घर में आना जाना है। वो उसके यहाँ शिकार खेलने के लिए आते हैं, मेहमान बनकर आते हैं। तो इससे जो पंडित आलोपी दीन है, इसे लगता है कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, अपना व्यापार कितना भी बढ़ा सकता है। लेकिन मुंशीधर जो वंशीधर है, मुंशी वंशीधर, वो उसको रोकने का प्रयास जब करता है तो उसे जो आलोपी दीन है वो अपने मुख्तार को 1,000 रुपया वंशीधर को देने के लिए कहता है। लेकिन वंशीधर कहता है कि मुझे 1,000 नहीं, अगर 1,00,000 रुपए भी दोगे तो भी मैं अपने मार्ग से नहीं हटूंगा, कि तुम मेरी बोली नहीं लगा सकते, मैं धर्म पर अडिग हूँ। इससे जब उसे वंशीधर को पता चलता है कि पंडित आलोपीदीन मुझे रिश्वत देने का प्रयास कर रहा है, तो वो सिपाही बदलू सिंह को कहता है कि पंडित आलोपीदीन को हिरासत में ले लो। यहाँ पर धर्म धन को अपने पैरों तले कुचलता है। पंडित आलोपीदीन मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। अगले दिन सुबह पूरे शहर में ये चर्चा हो जाती है, ये चर्चा फैल जाती है कि पंडित आलोपीदीन को पकड़ लिया गया है। वे लोगों की निंदा का पात्र भी बनते हैं और अदालत में उनका मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। अगले दिन जब अभियुक्त बनकर सिपाहियों के साथ हथकड़ी लगाकर हृदय में ग्लानि क्षोभ से भरकर लज्जा से सिर झुकाकर पंडित आलोपीदीन जब अदालत में पहुंचते हैं तो सारे शहर में हलचल मच जाती है। पंडित आलोपीदीन धल और बल से कानून की हत्या करना चाहते थे। अदालत में वकीलों की एक बड़ी सेना तैयार की गई और धन ने अदालती कर्मचारियों को काबू कर लिया। यहाँ धन ने धर्म को कुचल दिया।
धन और धर्म में एक बार संग्राम छिड़ा था, जिसमें कि न्याय का दरबार था, लेकिन कर्मचारियों के पक्षपात के कारण न्याय की जगह जो डिप्टी मैजिस्ट्रेट है उन्होंने अन्यायपूर्वक फैसला सुनाया और पंडित आरोपी दीन के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए थे सबको खारिज कर दिया, क्योंकि डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने आरोपी दीन को वहां से मुक्त करने के लिए इस तरह से बातचीत को बदल दिया कि पंडित आलोपी दीन मुक्त हो गए और आरोप वंशीधर पर लगा दिया गया, ऐसा कहकर कि जो पंडित आलोपी दीन है ये एक बड़े आदमी है और एक बड़ा आदमी इतने छोटे से काम के लिए या छोटे से लाभ के लिए ऐसा काम करेगा, ये बात कुछ हजम नहीं होती। और जो पंडित पर आरोप लगाने वाला मुंशी वंशीधर है उसका दोष ज्यादा तो नहीं, लेकिन बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को कष्ट झेलना पड़ा। और भला मानस यहाँ पर मैजिस्ट्रेट किसको बताता है? आलोपी दीन को बता देता है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर जो बात सुनाई जाती है या जो फैसला सुनाया जाता है वो यही सुनाया जाता है कि आलोपी दीन को मुक्त कर दिया जाता है और जो मुंशी वंशीधर है उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। वकील जब इस फैसले को सुनते हैं तो बड़ी खुशीपूर्वक उछल पड़ते हैं। पंडित आलोपी दीन सम्मानपूर्वक बरी हो गए क्योंकि धन की विजय हुई और धर्म की पराजय। लेकिन जो पंडित आलोपी दीन है उसके दिल में इस अपमान की बहुत ही गहरी चोट लगी थी। उसे लगता था कि इस पीड़ा का मूल्य चुकाना तो बहुत अनिवार्य है। एक सप्ताह में ही वंशीधर को बर्खास्त करवाकर पंडित आलोपी दीन ने इस पीड़ा का मूल्य चुका लिया, यानी जो वंशीधर है उसको बर्खास्त करवा दिया उसकी नौकरी से। दरोगा वंशीधर को अपनी कर्तव्य परायणता का दंड दे दिया था। किसने दिलवाया था? पंडित आलोपी दीन ने दिलवाया था। बेचारे भग्न हृदय यानी टूटे हुए हृदय, शोक और दुख से व्यथित होकर वो अपने घर चले गए। बूढ़े माँ बाप ने भी उन्हें धुतकारा, माना कि उन दोनों को दुख पहुंचा था, लेकिन वो भी यही कह रहे थे जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं की उनकी जो कामना थी वो सारी मिट्टी में मिल गई। और यहाँ तक कि क्यों मिट्टी में मिल गई? क्योंकि वंशीधर ने आलोपी दिन की बात नहीं मानी थी, वो इसीलिए उसको बर्खास्त कर दिया गया। जगन्नाथ और रामेश्वर ये यहाँ जाने के लिए वो अपनी कामना, जो उनकी माता पिता की कामना थी कि वो जगन्नाथ जाएंगे, रामेश्वर जाएंगे, लेकिन वो सारी जो उनकी इच्छाएं थी वो खत्म हो गई क्योंकि अब धन नहीं आएगा। और पत्नी ने भी कई दिन तक सीधे मुंह वंशीधर से बात नहीं की। इस प्रकार एक हफ्ता बीत गया। एक दिन अचानक पंडित आलोपी दीन वंशीधर के घर आते हैं। पूरे परिवार को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। बूढ़े मुंशी ने दंडवत प्रणाम किया और बूढ़े मुंशी ने अपने बेटे वंशीधर को भी कोसा। बूढ़ा मुंशी कौन है? वंशीधर के पिता है। उन्होंने वंशीधर को कोसा, परंतु अपेक्षा के विपरीत आलोपी दीन ने वंशीधर की खूब प्रशंसा की। आलोपी दीन को अपनी जायदाद के प्रबंधन के लिए कुशल और स्थायी मैनेजर की आवश्यकता थी और वंशीधर को उन्होंने इस काम के लिए चुन लिया था। वंशीधर ने मना किया, लेकिन फिर भी आलोपी दीन नहीं माना। आलोपी दीन ने कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न ही अनुभव की, न मर्मज्ञता, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और जब आलोपी दिन के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो वंशीधर की आंखें डबडबा आई। आलोपी दिन ने खुशी से वंशीधर को गले लगा लिया और अंत में कहानी की समाप्ति कैसे होती है कि कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई धन के सामने जीत जाती है, यानी धर्म की विजय होती है और धन को झुकना पड़ता है। तो एक छोटी सी कथा है, चुनिंदा पात्र हैं इसमें। इनके साथ साथ जैसे यहाँ पर एक सिपाही की भी बात आती है। सिपाही के साथ साथ जो इसके पिता हैं वंशीधर के, वो भी बूढ़े मुंशी के रूप में, या बूढ़े मुंशी जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। लेकिन मुख्य जो पात्र हैं वही यही है, क्योंकि जो वंशीधर है इसकी अपनी एक अलग पहचान है। आलोपी दीन जो ऐसे गलत काम करता है धन कमाने के लिए, और जो डिप्टी मैजिस्ट्रेट है वो गलत फैसला सुनाता है या धर्म का साथ नहीं देता और वंशीधर यहाँ हार जाता है। लेकिन जो अधर्मी व्यक्ति है आलोपी दीन, वही आकर
वंशीधर को गले लगा लेता है और उसकी प्रशंसा करता है। तो कहानी हमें संदेश देते हुए जाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर हम अपने धर्म के मार्ग पर अड़िग हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं और सच्चाई के साथ हैं, तो एक दिन ज़रूर हमारी सच्चाई की कदर समाज करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।